नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर समयबद्ध जांच की मांग से सरकार का इनकार। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने लिखित बयान से संतुष्ट विपक्ष। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। केरल की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। संसद में उठा मुद्दा, मुख्यमंत्री का हर संभव मदद का भरोसा। राष्ट्रीय महिला आयोग का कल केरल दौरा। राज्यसभा में विजय माल्या का इस्तीफा मंजूर। माल्या की लिखित चिट्ठी पर फैसला। बैंक से डिफॉल्टर घोषित होने पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर केंद्र ने मांगी 2 दिन की मोहलत। कहा, सुझाव पर सरकार कर रही है विचार। राष्ट्रपति शासन हटाने वाले हाई कोर्ट जज का हुआ तबादला। लातूर में पानी के इंतजार में लू से एक महिला की मौत। सूखे से स्थिति और बिगड़ी। कल बुंदेलखंड रवाना होगी जलदूत एक्सप्रेस। और आइए देखते हैं पहली खबर। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में आज राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई। बहस का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि यूपीए ने सौदे में कोई चूक की। टेंडर की शर्तों में भी बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि इटली की अदालत ने भ्रष्टाचार साबित हुआ है और अब दोषियों का पता लगाने का समय है। उन्होंने 3 महीने के भीतर जांच कराने की कांग्रेस की मांग खारिज कर दी। This inquiry will necessarily focus on the roles of these named in the judgment of the Italian court. It will also important for ensuring a comprehensive investigation that an individual with involved in Augusta Westland. इससे पहले कांग्रेस ने सरकार के सभी आरोपों को गलत बताया। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने कहा कि अगर उन पर आरोप साबित हुआ तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि इस मामले में घूस की बात साबित होने के बाद मध्यस्थता की प्रक्रिया भी तेजी लाने का काम सरकार का है। फिर से रिपीट करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा और सार्वजनिक जीवन छोड़ के चलूंगा। लेकिन जो लोग गलत आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद निराधार आरोप लगाते हैं, किसी के सार्वजनिक जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको क्या सजा देना? You have to first speed up the arbitration proceedings. We have appointed our side, Jeevan Reddy, Justice Jeevan Reddy. They have also appointed their side. We have demanded heavy compensation from them. Conduct the case successfully and get the money for us, more money for us as a compensation. It is your duty. और इससे पहले सदन में इस मामले पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इटली कोर्ट के फैसले के मुताबिक सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जेडीयू ने इसे राजनीतिक मुद्दा करार दिया तो बीएसपी सांसद मायावती ने कहा कि जब इस मामले की जांच चल रही है तो हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। वाम दलों ने भी इस मामले में सीबीआई की जांच को लेकर सवाल खड़े किए। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि हमारे पास जो तथ्य हैं उनको विपक्ष नकार नहीं सकता। ये चर्चा इसलिए सामयिक है और इसलिए रेलेवेंट है कि हमने लोकतंत्र में लोगों तक अधिकार तो बहुत पहुंचाया, लेकिन पूरा देश जो व्यवस्था हमने खड़ी करी और उस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार का विषय है, और भ्रष्टाचार इतना धुन की तरह लग गया है कि वो सारी व्यवस्था को अंदर दीमक की तरह खा रहा है। And I'm only quoting that part about the CP. We'll come to the VPs and the APs later. He says, we have no evidence against Sonia. I'm quoting, unquoting. We have no evidence against Sonia Gandhi. Only a mention of her in a fax. The translation of the fax was sent to Mr. Michel. Ms. Gandhi has been indicated as someone who will fly in the VVIP helicopters. इस बात पर कभी कोई न सोचता है न विचार करता है। केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन बातों को उखाड़ने से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कहाँ बॉर्डर पर अपनी जान को हथेली पर रखकर खड़ा रहना पड़ता है।
और एक बात यह है, चाहे न चाहे, एक बड़ी पार्टी तो अपोजिशन में आपकी कांग्रेस पार्टी है, आप उसके नेताओं को या किसी को भी जब आरोप लगाते थे हो, तो आरोप यदि आपके पास है तो पुख्ता लेके आ जाओ, प्रमाण के साथ। सरकार आपके पास, ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, इंटेलिजेंस भी आप, सब कुछ आपके पास है। लेकिन ऐसा मत करो कि आप हवा में गाल गाल बजाबर करके, हजारों चारों तरफ ढोल पीट करके किसी को भी कहीं भी बदनाम करने का काम करो। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, हमारी तरफ से, आपकी तरफ, दोनों की तरफ से ये नहीं होना चाहिए। जब इस मामले की अभी जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, अन्य जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, और अभी जांच पूरी नहीं हुई है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, तो अच्छा ये होता कि जांच की फाइनल रिपोर्ट आ जाती और उसके बाद फिर इस मामले की माननीय सदन में चर्चा कराई जाती, तो मैं समझती हूँ ये ज़्यादा अच्छा होता है। JPC was not constituted, but the case was handed over to CBI. Now, 2 years have passed after you came to power. What is the progress made by CBI? Now, we have this, that there was bribe taken. Now, it can't be just one person in the Air Force. He cannot do this alone. And the Italian High Court judgment says that they were servicemen, they were bureaucrats, and they were politicians. और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए रंजीत कुमार हमारे साथ हैं, राजनयिक संपादक हैं नवभारत टाइम्स। रंजीत, स्वागत है आपका। इस पूरे मसले पर जो तथ्य सामने आए हैं वो विदेशी अदालत और वहाँ के फैसले के आधार पर हैं। हमारे देश में जिस तरीके से कई दलों ने कहा भी, अब तक कोई भी जांच आगे बढ़ती हुई नहीं दिखी है। इस बहस के क्या मायने आप देखते हैं आज? देखिए, आज राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने दस्तावेजों के हवाले से अपनी अपनी बात कहने की कोशिश की। दस्तावेजों का खूब उल्लेख किया गया। 2003 से जब एनडीए की सरकार सत्ता में थी तब से लेकर के दस्तावेजों का हवाले दिया गया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आई, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कहा कि 2006 में जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाया गया, यानी टेंडर जब जारी किया गया, तो उसमें एक एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट वायुसेना की ओर से, हर कोई भी हथियार जब खरीदे जाते हैं तो एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है, उसकी स्पेसिफिकेशंस होती है, उसे उसका उल्लेख होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जब इसका फाइनल जब टेस्टिंग हो रहा था, जिसके फील्ड ट्रायल हो रहे थे, तो इन सारे स्पेसिफिकेशंस को नज़रअंदाज किया गया और जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स थे उसकी तुलना में इनकी कमजोरियों को नज़रअंदाज किया गया। तो ये एक बड़ी बात थी जो उभर करके आई है। और इस सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत ली गई है। हमारे तब के रक्षा मंत्री एंटनी ने भी स्वीकार किया था। आज भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि रिश्वत नहीं ली गई। अब रिश्वत किसे मिली, कैसे मिली, कितनी मिली, इसकी जांच अब जारी है और इसे देखना पड़ेगा कि कब तक इसे पूरा किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, भारतीय एजेंसियों की ओर से अब तक इस जांच में कोई बड़े तथ्य सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर मिलान कोर्ट की बात करें, वहाँ के फैसले के आधार पर चर्चा गर्म है, बयानबाजी हो रही है, आरोप लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जांच हुई है बहुत ही धीमी रफ्तार से हुई है, और जो कुछ लोग कह भी रहे थे आज सांसद कि राजनीतिक नफ़े नुकसान के लिहाज से सत्ता दल और विपक्ष दोनों इस पूरे के पूरे मुद्दे को हवा दे रहे हैं? देखिए, जब 2013 में पहली बार इटली की कोर्ट का फैसला आया था और जब तब की यूपीए सरकार ने इस पर बैन लगाने का एक जो शुरुआती फैसला बताया था, उसके बाद से जांच, कोई ठोस जांच किसी तरह की नहीं की गई। फैसले बताए गए, कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया, लेकिन इस मामले में घोटाले के पीछे कौन लोग हैं, घोटाला किन्होंने किया, इसकी जो जांच ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए थी, उसे ठीक से आगे नहीं बढ़ाया गया। जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन्होंने केवल एक सतही जांच की और फिर इस पर जो है एक तरह से धीमी चाल से इस पर आगे बढ़ते रहे। और तो क्या ऐसा लगता है कि अब तक जो कुछ सामने आया है वो कुछ कमोबेश वही हालात जैसे कि बोफोर्स मसले पर हुआ था, यानी शोर बहुत ज़्यादा, उसके बाद नतीजे कहीं शून्य के आसपास? इसके हिसाब से आपने सही तुलना की है बोफोर्स से। बोफोर्स के में भी रिश्वत ली गई थी। उस समय 1200 करोड़ रुपए का सौदा था, 62 से 65 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात थी। लेकिन जो दस्तावेज उपलब्ध थे उनके आधार पर ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। यह तब की सरकार की भूल थी। आज भी सरकार को ज़रूर इसमें सचेत रहना पड़ेगा कि तब की भूल दोहराई ना जाए
और जो जांच एजेंसियों को जो सबूत अभी तक मिल रहे हैं उनकी बारीकी से उनकी जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक खुफिया हम रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल सर्विलांस का सिस्टम है, जो सिस्टम है, जो तकनीकी सुविधाएं मौजूद हैं जांच करने की, उसके आधार पर हम जांच को जरूर तेजी ला सकते हैं, जांच बढ़ा सकते हैं और एक निश्चित नतीजे पर जरूर पहुंच सकते हैं। एक आखिरी सवाल रंजीत, बहुत संक्षेप में, इसका असर क्या देखते हैं आने वाले दिनों में भारत के रक्षा क्षेत्र में और उससे सौदों से अगर देखें जोड़कर? देखिए, हथियारों के सौदों में जब भी कोई दलाली का मसला उठता है तो उसका सीधा सीधा असर भारत की रक्षा तैयारी पर पड़ता है। बोफोर्स का भी आपने नाम लिया। बोफोर्स तोपों के सौदे में जब दलाली का मामला उछला था तब भी भारत सरकार ने बोफोर्स के साथ सभी तरह के रिश्ते बंद करने की घोषणा की थी। यह बोफोर्स से 400 तोपें तो आ गई थी, लेकिन बोफोर्स तोपों का जो भारत में निर्माण करने का जो कार्यक्रम था उस पर रोक लगा दिया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, उस समय भारत के पास बोफोर्स तोपें बहुत काफ़ी कम रह गई थी और भारत की सेनाओं ने जो है पाकिस्तान की सेना का मुंहतोड़ जवाब देने में काफ़ी कमजोरी महसूस की। तो एक सुरक्षा तैयारी पर भारत की जो इसका बुरा असर इसका पड़ सकता है बुरा असर तैयारियों को लेकर अगर कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। राज्यसभा के सभापति ने विजय माल्या के सदन की सदस्यता के इस्तीफे को आज मंजूर कर लिया। इससे पहले सभापति ने तय प्रक्रिया के मुताबिक इस्तीफा न भेजने के चलते इसे मंजूर नहीं किया था, जिसके बाद विजय माल्या ने दोबारा लिखित इस्तीफा राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को भेजा। इससे पहले आज राज्यसभा की आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में विजय माल्या की राज्यसभा की सदस्यता तत्काल समाप्त करने की सिफारिश की। Now sit down. I have to inform the members that the Honorable Chairman has received a letter dated 3rd of May 2016 from Dr. Vijay Mallya, member representing the state of Karnataka, resigning his seat in the Rajya Sabha. He has accepted his resignation with effect from the 4th of May 2016. केरल में एक दलित लड़की से रेप और बेरहमी से हत्या का मामला आज संसद में उठा। सांसदों ने दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की। वहीं सामाजिक न्याय मंत्री कल केरल जाएंगे। राज्यसभा में सीपीएम सांसद सीपी नारायणन ने एर्नाकुलम जिले के पेरम्बवूर में दलित लड़की से बलात्कार का मामला उठाया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर दलितों की सुरक्षा नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी के तरुण विजय ने इसे दिल्ली के निर्भया कांड जैसा बताया। The police surgeon who has done postmortem on her body has reported to the press that he has not seen such a dastardly attack from head to foot. Kerala government has completely failed to protect Dalit girls. There is a continuous spate. More than 14 incidents have occurred in Kerala only on Dalit girls. उपसभापति पीजे कुरियन ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। Anyhow, the whole house is concerned. Do everything possible so that such things are not repeated. The whole country, no doubt about it. But Kerala should act first. Then government should take note of central government. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, कल
केरल जाऊंगा, उस गांव में भी जाऊंगा, संबंधित परिवार से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको न्याय मिले और वहां जो भी कार्रवाई होगी, जो जानकारी होगी, आपकी अनुमति होगी तो सदन को अवगत भी कराऊंगा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मनोनीत सदस्य रिचर्ड हे और बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने मामला उठाया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों की चिंता को वाजिब बताया। I'll be conveying to the Honorable Home Minister to find out from the government of Kerala the factual situation and also urge upon him to advise them to take the strongest possible action. 28 अप्रैल को पेरम्बवूर में कानून की छात्रा के साथ की विभत्स वारदात हुई थी। दोषियों ने धारदार हथियार से उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। प्रणव गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विरोध प्रदर्शनों के बीच इस वारदात पर केरल में राजनीति गरमा रही है। मुख्यमंत्री ओमनचांडी ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया तो सीपीएम ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के वादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दलित लड़की से रेप और हत्या के खिलाफ केरल के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। महिला अधिकार संगठन इसे दिल्ली के निर्भया कांड जैसा बता रहे हैं। कई संगठनों के साथ विपक्षी दलों ने भी बुधवार को मार्च निकाला और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസിന് പെരുമ്പാവൂർ പോലീസിന് കുറുമ്പടി പോലീസിന് യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല. കാരണം 7 ദിവസമായി ഇന്ന് ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി അതിക്രൂരമായി മരിച്ചിട്ട് ഈ ഭരണകൂടം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും। मुख्यमंत्री ओमनचांडी ने छात्रा की मां से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया। The family wants to get a job for the sister of the girl. So we will do the necessary with the desire of the family. वहीं विपक्ष के नेता वीएस अच्युतानंदन ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए और नया जांच दल गठित करने की मांग की। ഈ മൃഗീയമായ ബലാത്സംഗവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള കൊലയും അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം കാത്തുനിന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും പോലീസും അവരുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യായവാദങ്ങളും ശരിയല്ല, ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम गुरुवार को केरल जाएगी। 2 मेंबर जा रहे हैं, मैं और हमारी मेंबर रेखा शर्मा, और हमारे कमीशन से और भी 2 लोग जा रहे हैं और 2 लॉयर्स भी रहेंगे। पूरी टीम रहेगी और हम ये पता करेंगे कि पुलिस की तुरंत कोई एक्शन न लेने का कारण क्या है। पुलिस ने एक आरोपी का स्केच जारी किया है। जांच दल ने छात्रा के पड़ोसी से पूछताछ की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच मंगलवार को वर्कला में एक और दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नर्सिंग की इस छात्रा से एक ऑटो चालक और उसके 2 साथियों ने बलात्कार किया। पीड़ित को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। केरल में जिस तरह का समाज है वैसे में यह घटना लोगों को हतप्रभ कर रही है और लोग स्वाभाविक रूप से सड़कों पर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होता है। लेकिन यह बात तो है कि यूडीएफ अभी रक्षात्मक स्थिति में है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ त्रिवेंद्र से अखिलेश सुमन। उत्तराखंड राष्ट्रपति शासन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को सुनवाई होगी। आज केंद्र सरकार ने कोर्ट से शक्ति परीक्षण की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिए और समय मांगा। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि वो शक्ति परीक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने की व्यावहारिकता बताने के लिए 2 दिन का समय और दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि वो शक्ति परीक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। मामला अब शुक्रवार को 10:30 बजे लिया जाएगा। उसके दौरान स्टे चालू रहेगा, मतलब कि राज्यपाल का जो प्रेसिडेंट रूल है वो चलेगा और फ्राइडे को ही पता चलेगा कि आगे क्या पोजीशन बनती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शक्ति परीक्षण की स्थिति में बहुमत का दावा कर रही हैं। हमारा 18 तारीख को भी बहुमत था, 28 को भी था, 31 को भी था और आज भी है और जिस दिन ये फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन भी रहे। मेजॉरिटी हमारे साथ है। कांग्रेस के 9 लोग छोड़ के आए हुए हैं। सवाल झगड़ा तो इसी बात का था। तो फ्लोर पे जब भी टेस्ट का आदेश न्यायालय से होगा भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाई कोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
KM जोसेफ का तबादला कर दिया गया है। अब वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के लातूर में पानी को लेकर हालात खराब होते जा रहे हैं। मंगलवार को बोरवेल से पानी भरने गई एक महिला गर्मी और लू से उसकी मौत हो गई। 45 साल की केवल बाई बोरवेल से पानी लेने के लिए कई घंटे कतार में खड़ी रही, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हो गई। बेहोश होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो जिंदगी की जंग हार चुकी थी। इससे पहले महाराष्ट्र के बीड़ में भी पानी भरने गए 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में भी लातूर की तर्ज पर जलदूत एक्सप्रेस भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि लोगों को सूखे से कुछ राहत मिल सके। बुंदेलखंड में बीते 3 वर्षों में मानसून पूरी तरह से वहां पर नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र के लातूर में पानी को लेकर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। आपने देखा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ के साथ साथ जो बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ पर भी हालात बद से बदतर हुए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया है। ये लोग दिल्ली NCR में हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी की गई, जिसे दिल्ली की एक अदालत में 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने इनके पास से IED बम भी बरामद किए हैं। बुधवार को व्यापम मामले की जांच कर रही CBI को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। CBI ने उत्तर प्रदेश की STF के साथ मिलकर मामले में 3 साल से फरार चल रहे एक अहम आरोपी रमेश शिवहरे को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। रमेश के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं और उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। पिछले साल मध्य प्रदेश STF ने महोबा में रमेश के घर पर छापेमारी की थी, लेकिन वो उस वक्त पुलिस को चकमा देकर भाग गया था और तभी से फरार था। आरोपी रमेश की पत्नी महोबा जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।